नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते तो उनके लिए मैंने प्रतिवाद यूट्यूब चैनल बनाया है हिंदी का। तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर से बिहार पर बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेनस्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, दोनों जगह पर आजकल बिहार का चुनाव छाया हुआ है। ये चुनाव अभी 6 महीने बाद होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है। लेकिन अभी से उस चुनाव में जो मैदान में उतरना चाहते, अखाड़े में उतरना चाहते, उनकी बातें जोर शोर से चल रही है। और हम अगर मीडिया छान ले, बारीकी से समझने की कोशिश करें, तो मानो बिहार में कांग्रेस का युवा नेता कन्हैया कुमार और पुराना माफिया नेता पप्पू यादव दोनों छा गए। भूल जाओ, भूल जाओ नीतीश कुमार को, भूल जाओ बीजेपी को, भूल जाओ या लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को, भूल जाओ तेजस्वी को जो कभी उप मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार तो आज भी मुख्यमंत्री है, और बीजेपी के दो दो उप मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता में बैठे हैं। बस खबरें ये आती है को जीत लिया, जीत लिया। मैं इंतजार कर रहा हूं, शायद 1-2 महीने में कन्हैया कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री करके उसकी शपथ विधि पूरी की जाए, ऐसी भी मांग उठ सकती है। चुनाव तो बाद में होता रहेगा, चुनाव तो बाद में होता रहेगा रहेगा। मीडिया में तो कन्हैया कुमार जीत गया है। उसने अकेले की पॉपुलैरिटी पर कांग्रेस को बिहार की विधानसभा में बहुमत में लाकर खड़ा कर दिया। इस ढंग की खबरें आ रही है, और ये खबरें नई भी नहीं है। हमने यही खबरें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सुनी थी। बस बाकी था किसको मुख्यमंत्री बनाना है। क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे? कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री पद के लिए मान लेगी क्या? ये चर्चा चल रही थी उस वक्त, 4 महीने पहले। उससे 2 महीने 6 महीने पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव था। वहां भी चुनाव की तैयारियां क्या चल रही है, ये छोड़कर चर्चा क्या चल रही थी? कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी या सुरजेवाला को राहुल गांधी मुख्यमंत्री बना लेंगे, या हुड्डा ही बाजी मार लेंगे? हाँ, हुड्डा को, ज्यादा से ज्यादा हुड्डा समर्थक लोगों को कांग्रेस के टिकट मिल गया, इसका मतलब हुड्डा ही मुख्यमंत्री हो गए। चुनाव होगा इस पर बात ही नहीं होती थी। आप याद करो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दोनों विधानसभा के चुनाव आप याद करने की कोशिश करो। मेनस्ट्रीम मीडिया में या सोकॉल्ड सेक्युलर मीडिया में, सेक्युलर विश्लेषक जो है, एनालिस्ट है, उनकी चर्चा में क्या बातें होती थी? बस मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, और जो होगा वो कांग्रेस का ही होगा। याद है आपको? महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री या एमबीए का मुख्यमंत्री तो तय था, बस उसका नाम और चेहरा सामने आना बाकी था। चुनाव होने की जरूरत ही उनको नहीं लगती थी। वोटिंग होने से पहले और कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले, कैंडिडेट्स ने अपने पर्चे दाखिल करने से पहले मीडिया ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए थे। सरकार भी बना ली थी। सिर्फ चुनाव होना, मतदान होना और सरकार का शपथ विधि होना बाकी था। वोटर को कोई कीमत है ही नहीं। जिस ढंग से मीडिया वाले बात करते हैं, खुद को लिबरल पत्रकार मानने वाले लोग जिस ढंग से बात करते हैं, उनका तरीका ये होता है कि वोटर कौन होता है हमने तय किया है, और जब उल्टा नतीजा आ जाता है तो बोलते गड़बड़ है। वही बात दिल्ली में भी हो गई। दिल्ली में तो केजरीवाल फिर से जीतेंगे, तीसरी बार जीतेंगे, इसमें किसी लिबरल पत्रकार के मन में शक नहीं था। हाँ, हाँ, बीजेपी अच्छा अच्छा संघर्ष करेगी, अच्छी लड़ेगी,
लेकिन बीजेपी बहुमत पार नहीं करेगी, इसकी गारंटी थी सबको, गारंटी थी, जो हरियाणा में थी, महाराष्ट्र में थी। और हुआ क्या, ना महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता आई, ना एमवीए की सत्ता आई, ना हरियाणा में। और दोनों राज्यों में बीजेपी को एक तगड़ा बहुमत मिल गया, तगड़ा बहुमत। यानी 5 साल पहले हरियाणा में या महाराष्ट्र में जो त्रिशंकु विधानसभा बनी थी और सरकार बनाने में गड़बड़ हो गई थी, वैसी भी बात नहीं रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और तगड़े बहुमत से बना। जो बना, ये सरकार अगले 5 साल गिरने की कोई संभावना ही नहीं बची। और इस पार्श्वभूमि में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, तो वहां भी केजरीवाल को क्या हराएंगे? अगर 10 साल पहले केजरीवाल 70 में 67 सीटें लाते हैं आम आदमी पार्टी, और 5 साल पहले 70 में 62 सीटें चुनकर लाते हैं केजरीवाल, तो इस वक्त घटकर कितने घटेंगे? 40 तो सीटें नहीं घट सकती। ऐसी चर्चा चल रही थी सेक्युलर मीडिया में। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल 40 सीटें केजरीवाल की कम हो गई और बीजेपी की बिल्कुल 40 सीटें बढ़ गई। 8 सीटों वाली, 8 एमएलए वाली बीजेपी 48 सीटों पर पहुंच गई। और 62 सीटों वाले, 62 एमएलए वाले केजरीवाल या उनकी पार्टी 22 सीटों तक नीचे आ गए। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस ढंग से मीडिया में खबरें आती है, उस ढंग से तो आज ही बिहार के विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले कन्हैया कुमार जीत गए, पप्पू यादव छा गए। बस उनकी सरकार बनना और शपथ विधि होना बाकी है। मान लो एक कोई तो उसमें आगे जाकर ये भी बोलेगा उसका तो शपथ विधि भी पूरा कर दो, सरकार बना दो। वोटिंग क्या है, वोटिंग तो होता रहेगा, 6 महीने बाद वोटिंग होगा। इस ढंग से राजनीति चुनाव की होती नहीं है। जितने हमारे देश के पत्रकार बुद्धू बनते गए पिछले 30-40 साल में, उतने हमारे यहाँ मतदाता और वोटर सयाने होते गए। चुनाव लोकसभा का है, चुनाव राज्य का यानी विधानसभा का है, चुनाव जिला परिषद का है, या चुनाव कॉरपोरेशन का है, इस ढंग से वोटर अलग अलग सोचने लगा है। एक पार्टी को लोकसभा में बिठा देता है, उस पार्टी को विधानसभा में हरा देता है, जिसको विधानसभा में चुनकर देता है उसको कॉरपोरेशन में, जिला परिषद में हरा देता है। इतना वोटर हमारा प्रगल्भ हो गया, सयाना हो गया है, मैच्योर हो गया है। और बिल्कुल उसी कारण से पत्रकार और एनालिस्ट ज्यादा से ज्यादा बुद्धू बनते गए। ये बात भूल गए पत्रकार या एनालिस्ट कि भाई जो कुछ होना है वो वोटिंग के दिन होता है, उसके पहले कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं एक पत्रकार करके मैंने 4 या 5 पेपर, नए पेपर डेली शुरू किए थे। यानी मालिक कोई और था लेकिन संपादक मैं था। तो जो तैयारियां पहले से चलती है, तो मैं पहली बात तो ठीक है, लेकिन बाद में हर एक नए मालिक को मैं एक बताता था कि देखिए, नया पेपर शुरू करने में हमें 2 महीने का टाइम लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो 2 महीने जो होते हैं उसमें हम हर दिन पेपर बनाने की और छपवाने की कोशिश करते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जो 2 महीने है, वो 2 महीने की मेहनत से पहले दिन का, एक दिन का पेपर बनता है, छप जाता है। लेकिन दूसरे दिन का पेपर छपवाना है या बनाना है, उसके लिए सिर्फ 12 घंटे बचते हैं। और इसलिए वही बात चुनाव के मामले में भी है। अगर चुनाव होने जा रहा है तो 4-6 महीने, 2 महीने, 15 दिन, जितनी भी मेहनत करो, मामला एक दिन का होता है जिस दिन वोटिंग होता है।
जिस दिन वोटर अपना मत जाके बूथ में डाल देता है, ईवीएम में हो या बॉक्स में हो, उस दिन तय होता है कि क्या होने वाला है। उसके आगे आप कितना भी ओपिनियन पोल करो, एग्जिट पोल करो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन उस वोट की गिनती होती है, उस दिन तय होता है कि ये जीतेगा, नहीं जीत गया है, ये हार गया है। तो पत्रकारों के हाथ में एक ही बात रहती है कि भैया ये कोई जीता तो क्यों जीता, ये हारा तो क्यों हारा। प्रचार में जो भीड़ जुटती है, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाला हमारे महाराष्ट्र में राज ठाकरे है। उसके पहले 40 साल 50 साल पहले बाला साहब ठाकरे जब कोई रैली लेते थे तो बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन वोटिंग में उनकी पार्टी को उतने वोट नहीं मिलते थे। तो रैली हो, मोर्चा हो, कोई ये जुलूस आप निकालो, तो उसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है, उससे वोट कितने मिलेंगे उसका काउंटिंग नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर पदयात्रा पर कन्हैया कुमार निकले हैं तो उसमें जुटने वाली या आने वाली भीड़ देखकर किसी चुनाव का अंदाज करना गलत है। और जितने उत्साह से एक पदयात्रा निकलती है उस पर ही हम निर्भर रहना चाहते हैं, तो पिछले 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर बिहार में लगातार यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। वो पैरों से चलते चलते पद यात्रा कर रहे हैं, ना कि कन्हैया कुमार जैसी यात्रा कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी की यात्रा है। खाने पीने की मौज है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मुफ्त का खाना है, सोने की जगह है, चैन है, बस एक 10 किलोमीटर चल जाओ तो बढ़िया खाना मिलता है। हलवा पूरी खाओ, ये खाओ, छोले भटूरे खाओ, पुलाव मिलेगा। तो भीड़ इकट्ठा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कल परसों मैंने एक वीडियो देखा कि कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा चल रही है उसमें एक चलने वालों के लिए खाने की सुविधा की जो व्यवस्था है उसका एक वीडियो मैंने देखा। बढ़िया बढ़िया सब्जियां थी, भुजिया थी, हलवा था, रबड़ी थी, जो चाहिए वो खाओ, मौज मजा है। चलो चैन के लिए, मजा करने के लिए पदयात्रा पदयात्रा खेलो। इस ढंग से वोट नहीं मिलते। अगर मिल सकते थे तो राहुल गांधी की पदयात्रा का फायदा कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिलता, लेकिन नहीं मिला। बीजेपी के गलती से लोकसभा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में, राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो गया। उस नुकसान को कांग्रेस अपना फायदा समझ बैठी और इसलिए आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा हो या महाराष्ट्र में हो, नुकसान कांग्रेस का हो गया। तो इसलिए कन्हैया कुमार कितनी भी पदयात्रा करे या पप्पू यादव बिहार में कितने भी उछलते रहे, वहां के असली खिलाड़ी जो है वो मैदान में पूरी तरह से अभी उतरे नहीं है। कन्हैया कुमार जो पदयात्रा कर रहे उससे पहले लालू के बेटे तेजस्वी यादव की पदयात्रा चल रही है। वो एजेंडा तो उनका वही है जो आज झूठा, यानी तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है, पलायन रोको, नौकरी दो, ये तो 5 साल से वो चला रहे। अभी अभी कन्हैया कुमार टपके है, दिल्ली से उठकर बिहार पहुंचे, लेकिन यही एजेंडा लेकर पिछले 5-6 साल से तेजस्वी यादव बिहार में बोलते रहे, अटैक करते रहे, चर्चा करते रहे। तो कन्हैया कुमार कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? वही बात तो अपनी पदयात्रा में प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। तो कन्हैया कुमार ने ऐसा कौन सा नया एजेंडा लाया कि वो छा गए? मीडिया में छाए ना, बिहार में ना, बिहार में। हमारे दोस्त भी कुछ पत्रकार बिहार में पड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से उत्स्फूर्त स्वागत कन्हैया कुमार का हो रहा है या पप्पू यादव का दबदबा दिखा रहा है। ये लोग सब भूलते हैं कि यही बातें हरियाणा में हुई, यही बातें दिल्ली में हुई,
यही बातें महाराष्ट्र में हुई। लेकिन तीनों विधानसभा चुनाव में मैं लगातार बोल रहा था कि ये भूल भुलैया देखने से गड़बड़ना नहीं, क्योंकि आरएसएस संघ जो काम करता है वो दिखाई नहीं देता। ना कि संघ पत्रकार परिषद लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना काम दिखाना चाहता है, लेकिन करता तो है। महाराष्ट्र में सुनामी आएगी ये भविष्यवाणी में मैंने की थी, और जितनी अपेक्षा मुझे नहीं थी उससे भी बड़ी सुनामी महाराष्ट्र में आ गई। हरियाणा में चमत्कार हो गया और दिल्ली में भी चमत्कार हो गया। वो चमत्कार आरएसएस ने किया था। और मुझे याद है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के ज्यादा नहीं हुआ, तब मैंने एक वीडियो किया था और मैंने बोल दिया था कि महाराष्ट्र में जिन्होंने चमत्कार किया वो शपथ विधि के लिए रुके नहीं, निकल गए हैं दिल्ली और बिहार के लिए। तो भैया एक बात समझ लो, कल परसों आए हुए बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव मीडिया में जरूर छाए हैं, लेकिन उनकी छाया भी बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं पड़ी है। बिहार की पॉलिटिक्स में उनसे पहले 2-2 महीने पहले से आरएसएस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र जीतने के बाद कुछ दिल्ली गए और कुछ बिहार में जा चुके थे। यानी कि पिछले 2-2.5 महीने से बिहार में आरएसएस ने अपना संगठन मजबूत करना और लोगों से मिलना शुरू किया है। आरएसएस एक एक वोटर से मिलती है, ना कि हाथ दिखाती है। अपने गले में हार डालो और लोगों को हाथ दिखाओ, और जो साथ में आ जाएंगे उनको खाना खिलाओ। इस ढंग के अढंग से आरएसएस का काम नहीं चलता। बिहार में अगर 9-10 करोड़ वोटर है तो उसमें से कम 5-6 करोड़ वोटर से आरएसएस का स्वयंसेवक पर्सनली मिलेगा, बात करेगा, चर्चा करेगा, समझाएगा वोट कैसे देना है, किसको देना है, क्यों देना है। पर्सन टू पर्सन, एक एक गांव में, एक एक बस्ती में 10-15 लोगों से लेके 150-200 लोगों से स्वयंसेवक बात करते हैं, तब मत परिवर्तन ज्यादा होता है, बड़ी संख्या में होता है। और ये मत परिवर्तन कैसे किया जा रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खबर या जानकारी नहीं दी जाती। तो एक बात समझ लो, मीडिया में कन्हैया कुमार और कन्हैया कुमार की पदयात्रा या पप्पू यादव का दबदबा जरूर छाया है, लेकिन उसके नीचे अंडर करंट क्या है, अंदर की बात क्या है, उसका पता मीडिया में रोज के रोज बातें करने वाले हैं, उनको उसका पता तक नहीं है कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात आरएसएस संघ है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।